आप उसमें से पार्ट डिवीजन कर सकते हो। वो आपने पढ़ा, रोचक तरीके से पढ़ा। आपकी अगर उसमें कोई समस्याएं हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक भाई, क्वेश्चन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। बाद में मैं इसका पूरा क्वेश्चन कंप्लीटली जो विगत एग्जाम्स में आए हैं और कुछ नए सृजित क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको अलग से कराऊंगा। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें हम, तो अभी आपको जो पढ़ाने हम जा रहे हैं वो है मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास, मारवाड़ के इतिहास के तहत हम आपको दो राजवंशों को पढ़ाएंगे। एक तो गुर्जर प्रतिहार वंश और एक कौन सा, राठौड़ वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के समाप्त होने के बाद हम राठौड़ वंश पढ़ाएंगे। राठौड़ वंश ने भी मारवाड़ पर शासन किया। मैं आपसे एक बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछता हूं, जैसा कि गोपीनाथ शर्मा जी मानते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप आंसर देना कि राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश किसे माना जाता है, या राजस्थान से संबंधित सबसे प्राचीन राजवंश किसे माना जाता है? तो वो आंसर आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो निश्चित रूप से राजस्थान के सबसे प्राचीनतम राजवंश को आप पढ़ने जा रहे हो। बड़ा रोचक है जी। अगर हम बात करें तो ये इंडियन हिस्ट्री का भी पार्ट है। ठीक, इंडियन हिस्ट्री में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और हम गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ें तो इसमें एक चीज बड़ी आपको रोचक लगेगी कि इन प्रतिहार शासकों का शासन क्षेत्र जो रहा वो राजस्थान से रिलेटेड तो रहा ही, प्रारंभिक दौर में राजस्थान में ही रहा, लेकिन इसके बाद हम देखें तो इनका उज्जैन और कन्नौज तक शासन रहा। भारत के इतिहास में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रतिहार शासक। त्रिपक्षीय संघर्ष में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और कई तथ्य आपको इसके संदर्भ में बताए जाएंगे। हम प्रारंभ करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, शीघ्र समाप्त होगा। ध्यान से एकाग्रता के साथ आप लोग पढ़ें। ध्यान से, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ये प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा एक मिनट, ये प्रॉब्लम कभी कभी मिट जाता है, ये प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये प्रॉब्लम कैसे आ रही है? अनुसार अपने आप तो आ जाएगा, पर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार छठवीं या छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में गुर्जर प्रतिहार वंश का अधिवासन हुआ। अधिवासन हुआ, अतः यह राजस्थान का प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। ठीक भाई, ध्यान से सुनना। आपको मैंने तो बस ये कहा कि गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि भाई इस गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अधिवासन हुआ था, स्थापना हुई थी, तो निश्चित रूप से छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी और इसी बेस पर इसको राजस्थान का प्राचीनतम राजवंश माना जाता है, प्राचीन राजवंश माना जाता है। ये तथ्य आपको आगे भी पता चल जाएंगे। अगर हम बात करें तत्कालीन समय की, तत्कालीन समय में एक्चुअली ध्यान से सुनना, तत्कालीन समय में पश्चिम राजस्थान यानी मारवाड़ को गुर्जर प्रदेश या गुर्जरात्रा
के नाम से जाना गया, नाम से जाना गया, अतः गुर्जर प्रदेश के स्वामी होने के कारण, प्रतिहार ही गुर्जर प्रतिहार कहलाए। ठीक भाई, अब सुने, मैंने कुछ नहीं, सामान्य सी बातें बता रहा हूं और बहुत ही सरल है, पढ़ने के नाम पे अभी कुछ है ही नहीं। हम देखें तो भाई, एक तो ये है कि गोपीनाथ शर्मा जो निश्चित रूप से राजस्थान इतिहास विभाग के अध्यक्ष भी रहे और निश्चित रूप से हिंदी ग्रंथ अकादमी के संदर्भ में उन्होंने कई किताबें लिखी, अच्छे इतिहासकार रहे। उनकी प्राचीन व मध्यकालीन इतिहास की बड़ी अच्छी किताब मिलती है, राजस्थान का प्राचीन व मध्यकालीन इतिहास। ये कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अधिवासन 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, अतः ये प्राचीन राजवंश है राजस्थान का। और तत्कालीन समय में जो मारवाड़ है, पश्चिम राजस्थान है, ये भौगोलिक इकाई थी, इसको जाना जाता था गुर्जरात्रा, गुर्जर प्रदेश के नाम से। और इस प्रदेश के स्वामी कौन बन बैठे? प्रतिहार, अतः वो क्या कहलाए? गुर्जर प्रतिहार। क्या कहलाए? तो पहली बात तो यह है कि गुर्जर शब्द जाति विशेष से ना जुड़ करके स्थान विशेष से जुड़ रहा है, ये बात विशेष ध्यान देना। जैसे मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहासकार ही कह रहे हैं, ठीक। तो गुर्जर प्रतिहार कहलाए। प्रतिहार एक्चुअली, प्रतिहार का अर्थ होता है रक्षक, ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें हम, तो देखो, अगर हम गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति की बात करें तो ये क्लियर है कि जब मैंने आपको राजपूतों की उत्पत्ति टॉपिक पढ़ाया था, तो राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो टॉपिक सारे राजपूत जाति के संदर्भ में समर्पित है, सारे राजपूत जाति के संदर्भ में उस पर हम लागू कर सकते हैं। लगभग वही तथ्य हैं। अगर आप चाहे चौहानों पे लागू करें तो भी वही तथ्य निकल के आएंगे कि भाई कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रुप, ये स्मिथ, एन कनिंगम वगैरह क्या बताते हैं? विदेशी, ठीक भाई। वही बात, ब्राह्मणों की संतान बताया जाता है, अग्नि कुंड से उत्पन्न बताया जाता है, वही जो राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ प्रारंभिक दौर में मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करा चुका हूं। लेकिन अगर हम थोड़ा भी तथ्य यहाँ लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सीबी वैद, देखो सीबी वैद के संदर्भ में भी मैंने जब राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ाई थी तब लिखाया होगा कि इतिहासकार सीबी वैद राजपूतों को विशुद्ध भारतीय मानते हैं, ये लिखाया भी होगा मैंने। और सीबी वैद का एक बार मैंने उल्लेख और किया है, उल्लेख यहां, जी बिल्कुल, क्या बात है थानदार जी, आपने तो बिल्कुल सही पकड़ा। बप्पा रावल के संदर्भ में जब मैं आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ा रहा था, उस मेवाड़ के इतिहास के तहत जब मैं बप्पा रावल पढ़ा रहा था तो बप्पा रावल को सीबी वैद ने क्या कहा? चार्ल्स मार्टल नाम दिया, ठीक। उस समय भी इसका नाम आया। सीबी वैद, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा, और दशरथ शर्मा गुर्जर प्रतिहारों को भारतीय मानते हैं। क्या मानते हैं? देखो आप देखें, मैंने यही चीज लिखाई थी, कुछ अलग से नहीं लिखाया, बस समझने का प्रॉब्लम है। अगर देखें तो सीबी वैद विशुद्ध भारतीय मानते हैं, ये तो मैंने अलग ही। गौरीशंकर हीराचंद ओझा इन्हें वैदिक क्षत्रिय मानते हैं, तो वैदिक क्षत्रिय कौन थे? आर्य संतान। आर्य संतान कौन थे? भारतीय। तो इसका मतलब ये भी भारतीय मानते हैं, ठीक। और इन्हीं के तहत समर्थन इनका कौन करते हैं? दशरथ शर्मा, ठीक भाई, इन्हें भारतीय मानते हैं। नेक्स्ट बात करें हमें तो भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर इन्हें विदेशी मानते हैं। एक्चुअली गुर्जर शब्द की वजह से
भाई ये गुर्जर जो थे ये मध्य एशिया से आए हुए थे, ठीक। आगे चल करके यही क्या कहलाए, गुर्जर प्रतिहार। ये विदेशी मानते हैं, कौन, डॉक्टर भंडारकर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, डॉक्टर भंडारकर इन्हें विदेशी मानते हैं। नेक्स्ट, अगर और भी तम कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रुक वगैरह वही विदेशी मानते हैं, वही मत आता है जी इनके संदर्भ में। थोड़ा सा इनके बारे में आपने देख लिया। देखो कर्नल टोड ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया? 26 शाखाओं का उल्लेख किया, ठीक भाई। कर्नल टोड प्रतिहारों की कितनी शाखाएं मानते हैं? अरे कर्नल टोड नहीं, मोहलौत नेडसी, एक्चुअली क्या, मोहलौत नेडसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया? 26 शाखाओं का, ठीक भाई। मैंने आपको मोहलौत नेडसी के संदर्भ में भी एक क्वेश्चन पूछा था। आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब जो आती है, उस हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब के पहले पेज पे ही लिखा हुआ है कि राजस्थान इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो आंसर मैंने बताया भी था, मोहलौत नेडसी। और राजस्थान इतिहास के पिता, जनक व प्रेता कौन कहलाते हैं? कर्नल टोड, ठीक भाई। तो मोहलौत नेडसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया? 26 शाखा। देखो राजस्थान से रिलेटेड यदि हम बात करें तो मुख्यतः जो शाखाएं थीं जिनको आप पढ़ते हो एग्जाम की दृष्टि से, तो वो शाखाएं होती हैं, एक तो होती है मंडौर। कौन सी? मंडौर। हम अगर इसी संदर्भ में देखें तो हैंसांग की यात्रा और हैंसांग ने इनके संदर्भ में क्या कहा उसका भी उल्लेख कर सकते हैं, इसका मैं बता भी दूंगा। मंडौर और एक दूसरी शाखा थी, जैसे कि जालोर के प्रतिहार पढ़े जाते हैं, जिसमें हम भीनमाल शाखा के रूप में पढ़ते हैं। एक तो मंडौर और एक भीनमाल। आप कभी भी एग्जाम में पढ़ते हैं कि भाई प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी, तो वो कौन सा आएगा नाम? मंडौर। राजस्थान में जो प्रचलित शाखाएं थीं, जो महत्वपूर्ण शाखाएं थीं, वो मुख्यतः कौन कौन सी थी? मंडौर शाखा और भीनमाल शाखा। बड़ा सरल है जी, कुछ नहीं आपने पढ़ा, कुछ नहीं। आपने बस इतना ध्यान दिया, फर्स्ट में आपने गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में भाई इन गुर्जर प्रतिहारों का अधिवासन हो गया। राजस्थान का प्राचीनतम राजवंश है, प्राचीन राजवंश है। नेक्स्ट बात करें हम तो इसमें मैंने बताया कि भाई ये जो पश्चिम राजस्थान था, ये गुजरातरा गुर्जर प्रदेश कहलाता था। यहाँ के स्वामी प्रतिहार बन बैठे, अतः वो क्या कहलाए? गुर्जर प्रतिहार कहलाए। नेक्स्ट, प्रतिहारों के संदर्भ में, उत्पत्ति के संदर्भ में जो मत राजपूतों की उत्पत्ति लागू होते हैं वही इस पर लागू होते हैं। अगर आप यहाँ ये भी लिखना चाहें कि प्रतिहारों की उत्पत्ति अग्निकुंड से भी हुई, एक्चुअली अग्निकुंड से कितनी राजपूत जाति पैदा हुई? 4। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, ये सब मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, ठीक भाई। कर्नल टोड, विलियम क्रुक, B.A. स्मिथ के अकॉर्डिंग विदेशी थे ये। तो डॉक्टर भंडारकर भी गुर्जर प्रतिहार मानते हैं, और इनके अकॉर्डिंग क्या थे? भारतीय थे, श्री वैद और चंद ओझा और इनके अकॉर्डिंग, ठीक भाई। उत्पत्ति की बात हो गई। अगर हम उत्पत्ति की बात हो गई, हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखें कि भाई हमारे राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि मोहलौत नेडसी ने कितनी शाखाएं बताई? प्रतिहारों की 26 शाखाएं। राजस्थान के संदर्भ में कितनी शाखाएं? देखो चर्चित शाखाएं, महत्वपूर्ण शाखाएं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, मंडौर शाखा और भीनमाल शाखा, ठीक भाई। बाकी की कुछ क्वेश्चंस अन्य और शाखाएं हैं उनसे रिलेटेड भी होते हैं, जिनको मैं अलग से क्वेश्चन के रूप में भी लिखाऊंगा, जो विगत एग्जामों में वगैरह में आए हुए हैं। नेक्स्ट बात करें तो हम पहले पढ़ते हैं सबसे प्राचीन शाखा मंडौर शाखा। मंडौर शाखा समझना आप लोग, पहली बात तो प्राचीन शाखा, प्रतिहारों की प्राचीन शाखा कौन सी रही? मंडौर शाखा, ठीक। वैसे आपको मैं बता दूं स्पेशली कि हमारे जो सर्वाधिक अभी तक विगत एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में फिक्स टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश, एक क्वेश्चन आता है इससे पूछे गए हैं, तो भीनमाल शाखा के शासकों से ही पूछे गए हैं। अधिकांश जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या तो वत्सराज
या नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल या महिपाल से पूछे गए हैं। विगत एग्जाम सर्वे कर लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा। बाकी कि हमें पढ़ना सब कुछ है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। प्राचीन शाखा कौन सी? मंडोर शाखा। मंडोर शाखा का संस्थापक किसे माना गया? घटियाला अभिलेख में मंडोर शाखा के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक भाई, जिसमें मंडोर शाखा के संस्थापक को ब्राह्मण बताया गया है। अभी संस्थापक कौन? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, जिसको एक और नाम से भी जाना गया रोहिलिद्दी। मंडोर शाखा का संस्थापक कौन? हरिश्चंद्र या रोहिलिद्दी, ठीक है, हरिश्चंद्र या रोहिलिद्दी। अगर हम पढ़ें इसके बारे में तो हरिश्चंद्र, जो कि जानकारी हमें प्राप्त होती है उसके अकॉर्डिंग, हरिश्चंद्र की 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है जी। पत्नी कितनी? 2। एक तो थी छत्राणी और एक थी ब्राह्मणी। ठीक भाई, 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, छत्राणी और ब्राह्मणी, और छत्राणी का नाम था भद्रा। देखो, इतिहास का ध्यान रखना, इतिहास हमेशा उस चीज को आगे बढ़ाता है जिसने कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। आपको पता है इतिहास के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ी जाती हैं जो निश्चित रूप से घटित हो चुकी हों, जिनके प्रमाण मौजूद हों, ठीक भाई, और केवल महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ी जाती हैं। कहीं ना कहीं ब्राह्मणी जो थी वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि आप इतिहास की किताबें पढ़ के देख लो, ब्राह्मणी का नाम नहीं मिलेगा। बस इसलिए ब्राह्मणी कहा गया कि वो ब्राह्मण कुल से थी। ये छत्राणी थी, क्षत्रिय कुल से थी, छत्राणी कहलाई। लेकिन चूंकि इसका आगे चल के उल्लेख भी होता है, क्योंकि इसका भूमिका है इतिहास के अंतर्गत, तो इसका नाम भी पढ़ने को मिल जाता है। नाम क्या था? भद्रा। ठीक भाई, अगर हम देखें संस्थापक हरिश्चंद्र, 2 पत्नियां, इस छत्राणी यानी भद्रा के हुए 4 पुत्र, कदक, देह, रज्जिल और भोगभट्ट। ठीक भाई, ये पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए इसके। इन चारों पुत्रों ने इस मंडोर की प्राचीर बनवाई और मंडोर को सुरक्षित किया। ठीक भाई, इन चारों पुत्रों ने मंडोर की प्राचीर बनवाई, चारों ओर से बाउंड्री बनवाई, मंडोर को सुरक्षित किया। इन चारों पुत्रों में भी यदि कोई महत्वपूर्ण नाम आता है वो तो रज्जिल आता है, क्योंकि बताया जाता है कि इस गुर्जर प्रतिहार की मंडोर शाखा की जो राजवंशावली है वो मुख्यतः इस रज्जिल के बाद ही प्रारंभ होती है। ठीक भाई, क्योंकि रज्जिल का पुत्र बताया जाता हुआ किताबों में तात मिलता है, जैसे नरभट्ट भी कह सकते हैं, एक्चुअली नरभट्ट, और उस नरभट्ट का पुत्र हुआ नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट फर्स्ट। ठीक भाई, ये इसका क्या हुआ? पौत्र। ये इसके क्या थे? पुत्र। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इस रज्जिल का पौत्र था नागभट्ट प्रथम, ये इस मंडोर शाखा का शक्तिशाली शासक हुआ, जिसने मंडोर के बाद मेड़ता को राजधानी बनाया था। मंडोर को सुरक्षित किया, मेड़ता को राजधानी बनाया। अब आपको इसमें पढ़ना क्या है जी? पढ़ना क्या है? कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। आपको इतना ध्यान देना है, प्रतिहारों की प्राचीन शाखा का नाम क्या था? प्रतिहारों की कितनी शाखाएं थी? 26। मोड़ोत नेटसी के अकॉर्डिंग प्रतिहारों की प्राचीन शाखा कौन सी? मंडोर। मंडोर शाखा का संस्थापक कौन? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को और किस नाम से जाना गया? हरिश्चंद्र की कितनी पत्नियां? 2 पत्नियां, जिसमें छत्राणी का नाम क्या था? भद्रा। भद्रा के कितने छोरे? 4 छोरों में प्रमुख महत्वपूर्ण कौन था? रज्जिल। रज्जिल का पौत्र कौन सा हुआ? मंडोर शाखा का प्रतापी राजा कौन हुआ? नागभट्ट फर्स्ट। ये क्वेश्चन है, बताओ
काय पढ़वेकू, हाथी काय, ये क्वेश्चन। लो जी, अब आपको मैं बता दूं, एक्चुअली इसके बाद जब आप भीनमाल शाखा पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? भीनमाल शाखा। भीनमाल शाखा का संस्थापक भी नागभट्ट फर्स्ट पढ़ा जाएगा। कौन पढ़ा जाएगा? नागभट्ट फर्स्ट। तो आप विशेष ध्यान देना इस बात को, कुछ इतिहासकार इस नागभट्ट फर्स्ट को उस नागभट्ट फर्स्ट से भी जोड़ते। कुछ इतिहासकार कहते हैं किसी बंदे ने मंडौर से मेड़ता को राजधानी बनाया, मेड़ता से भीनमाल बनाई, भीनमाल शाखा को जन्म दिया और भीनमाल के बाद उज्जैन अवंती को अपनी राजधानी, और एक्चुअली ये उज्जैन अवंती के शासक के रूप में ही भीनमाल शाखा के राजा शासन करेंगे, जिनमें बाद में कन्नौज के शासक बनेंगे। एक्चुअली कन्नौज को जो पूर्णतः राजधानी बनाएगा वो नागभट्ट द्वितीय होगा, जो आने वाले समय में आपको बताया जाए। अगर देखो हम सही तरीके से सिस्टम से चीज़ों को पढ़ते हैं तो बड़ी आसान हो जाती हैं, बड़ी सरल हो जाती हैं और याद भी हो जाती हैं। कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। मैं अगर आपको अगर हम कहें कि स्मार्ट वर्क के तहत अगर समराइज करें इस गुर्जर प्रतिहार वंश को, तो पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश से 14 से 15 क्वेश्चन निकल के आते हैं। और रियल फैक्ट ये है, आप कितने भी एग्जाम सर्वे कर लेना, उन 14-15 क्वेश्चनों से ही एग्जामों में क्वेश्चन बार बार आते हैं। हकीकत तो यही है। विगत एग्जाम सर्वे करेंगे, लेकिन बात क्वेश्चंस की नहीं है कि हम वो क्वेश्चंस करा दें, बाकी ये है कि आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है कंप्लीट, बाद में ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा। ठीक भाई, मिलते हैं आपसे। अभी तो ये नोट करना है आपको, ये पढ़ता रहेगा आपका। ठीक भाई, नमस्कार, मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में। ठीक, नोट कर लें।